हम लोग आज के इस वेबिनार में सीख लेंगे। ये वेबिनार नॉट नेसेसरली इस एग्जामिनेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, A4 शीट आप अपने सामने रख लीजिए। A4 शीट अगर रेडीली अवेलेबल नहीं है, अपने माइक एक बार सारे ऑन ऑफ करेंगे तो A4 शीट अपने सामने रख लीजिए, ताकि जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो आप A4 शीट में लिख लीजिए। जब आप इस वेबिनार को पूरा कर लोगे 40 मिनट के बाद, तो अपने समक्ष जो भी दीवार है, जो भी टेबल है, वहां पे इनको पेस्ट कर लेना। इन फ्यूचर कोई भी तैयारी करोगे वहां पर भी ये जो है कंटेंट का मतलब है जिस तरह से अप्रोच इस एग्जामिनेशन को करना है वो भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस साल जैसे SI का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, कांस्टेबल का एग्जाम है, कोई भी पेपर करोगे तो ये तरीका है एक तैयारी करने का, इस तरीके को ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हम तैयारी करते हैं पहला काम होना चाहिए आपका कि आपका किसी भी लेवल पे सिलेबस कंप्लीशन एक टारगेट होना चाहिए। तो पहला स्टेप होता है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन में उतनी डेप्थ आपके कंटेंट में नहीं भी है तो भी चल जाएगा। तो पहला हमारा टारगेट होता है रेंज को पूरा करो। सिलेबस कंप्लीशन का क्या मतलब है? अगर आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में पॉलिटी दिया है तो पढ़ो, HP GK दिया है चाहे बहुत गहराई में मत पढ़ो, एक बार गो थ्रू जरूर कर लो। अगर आपके लिए बोला हुआ है कि ज्योग्राफी पेपर में पूछा जा रहा है, इंडियन हिस्ट्री पेपर में पूछा जा रहा है जिसमें एंशिएंट मिडिवल कल्चर या मॉडर्न है, तो उसको भी पढ़े। अगर आपको बोला जा रहा है इकोनॉमी पढ़नी है तो उसको भी पढ़ो। तो पहला टास्क होगा कि आपने सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात, जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, फिर है जो आपके हाथ में जो सबसे कंक्रीट चीज है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं कि नोट्स आपकी जेब में बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर आपके नोट्स ही क्वालिफाई करवाते हैं। नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना आपके पढ़े, सिंपल फंडा है। नोट्स अगर अच्छे हैं, बहुत क्रिस्प हैं, तो अगर आप क्रिस्प चीज पढ़ोगे वो ज्यादा याद रहेगी। ज्यादा याद रहेगी तो ज्यादा समय तक याद रहेगी, पेपर में पूछा जाएगा तो आपको याद आ जाएगा। दूसरी बात, नोट्स जितना कॉम्प्रीहेंसिव होंगे उतना आपके पढ़े में से आएगा। तो नोट्स का एक टास्क है कि नोट्स कॉम्प्रीहेंसिव होने चाहिए। ये सेकंड स्टेज पे होता है कि नोट्स कॉम्प्रीहेंसिव हो। देखो, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है कि आप जितना भी कंटेंट मार्केट में मिल रहा है वो सब आपने पढ़ा है और अपने नोट्स में उतार लिया है। इसके देखो ड्रॉबैक क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के नोट्स कॉम्प्रीहेंसिव है लेकिन सेंट्रलाइज्ड नहीं है। दोनों में फर्क होता है, सेंट्रलाइज्ड और कॉम्प्रीहेंसिव में फर्क है। फर्क समझो। ये मैं वो सारी गलतियां बता रहा हूं जो एज एन एस्पिरेंट तकरीबन, चाहे वो सिविल स्टेप से भी कई बार वो भी ये गलतियां कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? आप लोग समझदार लोगों, आपने जो है एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने देखा यार एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है, समझ भी आ रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, आपने एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए। सब्जेक्ट था पॉलिटी। फिर एक दिन आपने देखा है पॉलिटी में एक किताब है लक्ष्मीकांत, और आपने लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बनाने चालू कर दिए। तो लक्ष्मीकांत भी आपने अब पढ़ ली, तो लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बन गए। आपने देखा लक्ष्मीकांत से एक और अच्छी बेटर मार्केट में किताब है, उसका नाम है DD बसु, आपने उसको भी पढ़ा, उसमें से भी नोट्स बना लिए। फिर आपने एक ही सब्जेक्ट के 3 किताबों से 3 रजिस्टर भर दिए। नोट्स सेंट्रलाइज्ड नहीं हुए, केवल कॉम्प्रिहेंसिव। आपके पढ़े में से पेपर आएगा। अगर नोट सेंट्रलाइज्ड होते तो ये रिवीजन में इजी करते हैं। नोट सेंट्रलाइज्ड हमेशा रिवीजन में हेल्प करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नोट से आपका पेपर रेंज कवर होती है, रेंज कवर होती है। इस चीज का याद रखना। आपके पढ़े में से पेपर आया, वो पढ़े में से आया हुआ पेपर आप रिवाइज कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों के पढ़े में से पेपर आता है लेकिन क्या होता है, सिली मिस्टेक होती है, एग्जैक्ट याद नहीं आ पाता। एग्जैक्ट याद नहीं आ पाता क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं होती। रिवीजन से याद रखो प्रिसीजन आती है। प्रिसीजन का मतलब है आपने 50 क्वेश्चन किए, उसमें से 45 करेक्ट हो गए और 5 इनकरेक्ट हो गए। अगर नोट्स केवल कॉम्प्रिहेंसिव है, सेंट्रलाइज नहीं है, 50 क्वेश्चन किए, गलत 30 हो गए, सही 30 हो गए और 20 गलत हो गए, इस बच्चे का पेपर नहीं निकलेगा। नंबर लगा के देख लो, जमीन आसमान के मार्क्स में वेरिएशन आ गए। लेकिन पढ़े में से आया था, फिर भी नहीं क्वालिफाई हो पाए। क्यों? रिवीजन अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव थे नोट्स, सेंट्रलाइज नहीं थे। रिवीजन अच्छी नहीं थी तो प्रिसीजन अच्छी नहीं थी। प्रिसीजन नहीं होगी तो एरर्स ज्यादा होंगे, एरर्स ज्यादा होंगे तो आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, मार्क्स डिप कर जाएंगे। अटेम्प्ट दोनों के, 2 बच्चे हैं, साथ रूम में पढ़ते हैं, एक बहुत रिवीजन में ध्यान रखता है तो उसने जो पढ़ा वो आया और उसने अटेम्प्ट किया। एक ने जो पढ़ा वो आया लेकिन गलत किया और 50 क्वेश्चन करने के बाद भी पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाया। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि यार वो जो है मेरे साथ रूम शेयर करता था, वो SDM लग गया, मेरा नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो हमें समझना पड़ेगा दोनों ने सेम लेवल का पढ़ा था। वो कहते हैं यार सेम ही तो पढ़ा था, सेम ही तो नोट्स थे, फिर भी हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया। या आप लोगों ने अगर पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया हो तो आपके आसपास जरूर ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आपके साथ साथ ही तैयारी करी थी, उनका प्रीलिम्स हो गया हो और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा। तो उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने एरर बहुत किए होते हैं।
तो इन एरर का हम लोगों ने ध्यान रखना है जो एरर किए हैं। तो दूसरा काम क्या है, नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, सेंट्रलाइज हो गए। अब नोट्स को तीसरे लेवल पे ले जाओ कि ये जो नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, सेंट्रलाइज हो गए, इनको एनरिच करो। ये होती है नोट्स की तीसरी स्टेज, एनरिचमेंट या एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। ये भी एक तरीका, मैं सारे तरीके बताऊंगा पेपर क्वालिफाई करने के। तो पहली स्टेज रेंज, दूसरी स्टेज नोट्स में कॉम्प्रिहेंसिव हो, फिर सेंट्रलाइज हो, फिर आपकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तीसरी स्टेज है सब कुछ पढ़ लिया। कई बार लोग कहते हैं पढ़ते तो चले जाते हैं, गलती कर दी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होता है, आप अपनी रियल टाइम असेसमेंट करते हो। कई बार हम लोगों को भ्रम होता है यार पढ़ तो सब लिया, अब इसके बाहर तो पेपर आएगा नहीं, लेकिन असेसमेंट नहीं करी। असेसमेंट क्या है, बेसिकली आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हो। पढ़ना एक चीज है लेकिन परफॉर्म करना डिफरेंट है। ये पेपर में वहीं पे स्ट्रेस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना है। स्ट्रेस कई लेवल पे है, नॉलेज का स्ट्रेस है, टाइम का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना एक आदत होती, तो असेसमेंट करनी जरूरी है। नहीं तो कई बार हमारे को ठीक से याद हुआ है कि नहीं हुआ, हमें वो एग्जामिनेशन में जाके पता चलता है जब हम बहुत सारे एरर्स कर देते हैं। कई बार ऐसी गलतियां करते हैं कि A4 OMR शीट में मार्किंग गलत कर दी। वो तब होता है जब हमने कम OMR शीट भरी थी, उतने आदी नहीं थे OMR भरने के, और ऐसी गलतियां हम लोग तब कर बैठते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के, रियलिस्टिक स्टेज है। तो एक एक स्टेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हर स्टेज को कैसे कवर करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पहले भी पेपर दिया होगा, ठीक ठाक तैयारी होगी, फिर भी क्वालिफाई नहीं किया। तो इस वेबिनार से उनको ये मिल जाएगा हम अपनी तैयारी को ढांचा कैसे दोबारा से ढाल सके। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पहले दफे ही ये पेपर देना होगा, तो वो ये देख लें कि अब मैंने पेपर देना, अभी तक तो मैं जो हैपहैजर्ड ढंग से पढ़ रहा था या पढ़ रही थी उसको मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर डाल दूं। ये स्ट्रक्चर बहुत उपयोगी रहा है। आपका पेपर, मेहनती बच्चे हो तो 4 5 7 साल में भी निकलेगा, लेकिन आप मेहनती के साथ साथ स्मार्ट हो और ओपन टू फीडबैक हो। ओपन टू फीडबैक का है कि अपना एक तरीका, हम लोगों का सभी का तरीका पढ़ने का होता है, वो तरीके को लेके एक उम्र के बाद और एक लेवल के बाद हम रिजिड हो जाते हैं। हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि कोई नई बात, कोई नया फीडबैक हम ग्रहण नहीं करते। जब ऐसा होता है तो ऐसे होने में जब हम फीडबैक को लेके ओपन नहीं होते, तो और अगर हमारा तरीका गलत हुआ तैयारी करने का और हमने उसमें सुधार नहीं करी रिजिडिटी की वजह से, तो हम गलत दिशा में अगले 4 5 6 7 साल तैयारी करते रहेंगे और इस पेपर से दूर होते जाएंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ओपन टू फीडबैक होना एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है किसी भी व्यक्ति का। वो अपने अंदर सुधार कर सकता है, अगर वो सुधार कर सकता है तो वो आगे भी बढ़ सकता है और बेहतर कुछ कर सकता है। तो ये जो तरीका है, अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे थे तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आपने जिस भी तरीके को अपनाया हो, अभी तक आपको ये तरीका नहीं पता होता। एज ए स्टूडेंट मुझे भी नहीं पता था, मैंने किताबें उठाई है ना, अलग अलग किताबों को पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाए, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं थी कि मैं नोट्स बना रहा हूं तो इन नोट्स को आगे एनरिच कैसे करना है, इन नोट्स को एक्सपैंड कैसे करना है, इन नोट्स को कंसोलिडेट कैसे करना है। मेरा खुद का ही उदाहरण है, ज्योग्राफी के अंदर मैंने 10 रजिस्टर बना दिए होंगे, पॉलिटी के इतने सारे, जो किताबों के नाम लिए मेरी पढ़ी हुई किताबें, तो इतने सारे रजिस्टर बना दिए। उससे क्या हो रहा है, रिवीजन बहुत मुश्किल होगी ना। देखो रियलिस्टिकली देखो, अगर हर सब्जेक्ट की 3 किताबें मैंने पढ़ी, एनसीईआरटी भी पढ़ी है ना, लक्ष्मीकांत भी पढ़ी और ये पढ़ी वो पढ़ी, तो ऐसे 3 किताबें हर सब्जेक्ट की पढ़ी, टोटल 6 सब्जेक्ट जीएस के हैं, 7वां आपका एचपीजीके का है। तो मान लो मैंने 7 गुना जो है 3 हो गया और 21 रजिस्टर मैंने बना लिए। 21 नहीं भी बनाए तो मैंने 15 रजिस्टर बना लिए, तो 6 सब्जेक्ट के 15 रजिस्टर बना लिए। प्रीलिम से पहले मैं ये 6-15 रजिस्टर को कैसे रिवाइज करूंगा, कठिन है ना ये करना। तो इसीलिए जो है नोट्स सेंट्रलाइज होना जरूरी है, ताकि 6 सब्जेक्ट 6 रजिस्टर, सिंपल फंडा, राइट। कम टाइम लगेगा, रिवीजन में क्रिस्प होंगे और एनरिच करना भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सारा चलेगा। तो इस प्लान ऑफ एक्शन के साथ हम तैयारी करेंगे तो तैयारी काफी ज्यादा हमें चैनलाइज रहेगी और रिजल्ट यील्ड करेगी। अदरवाइज क्या होगा कि रिजल्ट प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं, हार्डवर्क होता रहता है, जो कि अनुमान आप देखोगे, मैं बार बार एक डेटा बोलता हूं कि इस एग्जामिनेशन में ना होने की संभावना बहुत अधिक है। और प्रीलिम्स में मैंने आपको वेबिनार में कई बार बोला भी है कि 98.5% इस बार डिस्क्वालीफाई हुए हैं प्रीलिम्स में। तो क्या मतलब हुआ कि ये एग्जामिनेशन में डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस ज्यादा ब्राइट हैं। क्लियर हो गई बात। तो इस आधार के साथ कि इसमें आप फेल हो गए, है ना, बहुत ब्रूट भाषा में बोले तो फेल होंगे, तो उससे हमारे अंदर गंभीरता आ जाएगी, यार अच्छे से तैयारी कर लेते, नहीं तो फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं डेटा के मुताबिक। तो अब पहला पोर्शन क्या है, पहला है कि भैया सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो पहला टास्क क्या है, टू कंप्लीट द सिलेबस।
अब सिलेबस के लिए इस टाइम पे मैं सोर्सेज नहीं बताऊंगा। देखो, दो तरह के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल फ्रेशर। फ्रेशर की परिभाषा क्या है कि जिसने 1 साल से कम तैयारी करी है, लेस देन 1 ईयर, उनको मैं फ्रेशर की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि फ्रेशर में ऐसे बच्चे ने थोड़ा बहुत सिलेबस कवर किया है, उसका प्लान ऑफ एक्शन दूसरा होगा। कुछ है जिसने 2 से 3 साल हो गए तैयारी को, उसका प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहला मैं ये मान के चल रहा हूं जो बच्चे इस वेबिनार में आए हैं उनमें से अधिकतर वो हैं जिन्होंने 1 साल या 6 महीने तैयारी करी है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पहली बार नोटिफिकेशन को देखा, फॉर्म को फिल कर दिया, अब देखना है करना क्या है। ऐसे बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी नहीं है। तो ये वेबिनार किन के लिए है? जिनको मैं कह रहा हूं यार सेल्फ स्टडी कर लो। जिन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं करनी हो, बिल्कुल फ्रेशर हैं, है ना, उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन है जो मैं वेबिनार के लास्ट में पिच करूंगा कि आप कैसे पेड कोर्सेज, क्रैश कोर्स जो हमारा आज से शुरू हुआ है वो कैसे उपयोगी होगा। मैं दोनों चीजों को बहुत प्रमोट करता हूं, मैं कोचिंग को भी प्रमोट करता हूं क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप के विद्यार्थियों को हेल्प करता है। मैं सेल्फ स्टडी को भी प्रमोट करता हूं क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप के विद्यार्थियों को केटर करता है। अब सेल्फ स्टडी का प्लान देखो, जिन्होंने तैयारी करी है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने सिलेबस को रेंज वाइज कवर कर दिया, तो आप सिलेबस की रेंज, अब देखो सब्जेक्ट क्या क्या है रेंज के अंदर। रेंज कई बार हम लोग कई चीजों को छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। जीएस के सब्जेक्ट हैं 8, उसमें कौन से मैं लिखता जा रहा हूं, आप मेरे सामने लिखते जाइए। आप लोगों ने पढ़े जरूर है। पॉलिटी, एनवायरमेंट, देखो पिछले वर्ष एनवायरमेंट से बहुत अधिक सवाल आए थे। मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। हिमाचल अभी नहीं पूछ रहा, लेकिन आने वाले वर्षों में अवश्य पूछेगा। पिछले साल हुआ, आसान सवाल थे लेकिन बहुत सारे मात्रा में थे। ऐसे ही जनरल साइंस, कई बार लोग जो है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त एचएस की कर लेते हैं, यूपीएससी में टेक आता है, यहाँ पे साइंस आता है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हर साल मॉडर्न लोग आसान समझते थे, लेकिन इस बार मॉडर्न टफ आया है और एंशिएंट मेडिवल आसान आया है, इनकी संख्या भी बड़ी है। तो कई बार बच्चे केवल मॉडर्न पढ़ के जाते थे, इन दोनों पोर्शन को छोड़ते थे। अब ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि कमीशन इनको भी पूछ रहा है जैसा यूपीएससी पूछता है। तो रेंज ध्यान रखना है, पॉलिटी पूरा अच्छे से पढ़ना है, एनवायरमेंट पूरी गंभीरता से पढ़ना है। बच्चे एनवायरमेंट नहीं पढ़ते थे, ऐसे ही जनरल साइंस पढ़ना है, टेक नहीं पढ़ना, जनरल साइंस। हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉडर्न इंडिया है। इंडियन इकोनॉमी जनरली बच्चे नहीं पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि हिमाचल में इंडियन इकोनॉमी के नाम पे पहले केवल इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता था। इस बार पूछे दबा के सवाल, और टफ पूछे, आसान भी नहीं थे। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो जनरल स्टडीज को बनाते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जिनसे मिलके जनरल स्टडीज बना है। तो 6 सब्जेक्ट जनरल स्टडीज। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट है, आप लोग सारे ही वाकिफ है, एचपीजीके। एचपीजीके पे पूरा फोकस करना है क्योंकि एचपीजीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15 से 20। ब्यूटी क्या है, आपके पढ़े में से आता है, बाहर से नहीं आता। पढ़े में से आने का मतलब 100% नहीं होता। इस पेपर की कट ऑफ देखो, पेपर की कट ऑफ जाती है 50%। पिछली बार कट ऑफ कितनी थी? 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स ला सकते हैं, पेपर टफ भी होगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 60% अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या, आपके पढ़े से आ रहा है। 20% का 60% कितना हो गया? 20% का 60% हो गया जी 12 क्वेश्चन। अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, आपके पढ़े में से आ रहे हैं, नोट्स में से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत हाई परसेंटेज है, ये तो 75% है। तो इतना जस्टिफाइड है। ये नहीं देखना कि बाकी के 5 नहीं हो पा रहे, कोई टेंशन नहीं है। 15 हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि कट ऑफ के लिए 50% ही लेने हैं, आप तो 75% स्कोर कर रहे हो। रियलिस्टिक देखना है। आप देख रहे हो यार एक बलोखरा में ना 20 के 20 ही क्वेश्चन बलोखरा से आए, लेकिन बलोखरा को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए 2000 पेजेस को पढ़ना पड़ेगा, फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे, तीसरी स्टेज रटना पड़ेगा। अच्छा, एक किताब है, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, उस किताब में से 15 सवाल आए थे, 20 नहीं आते, लेकिन वो किताब तो बहुत पतली थी, वो किताब थी 400 पेजेस की। तो मैं एक्स्ट्रा 1600 पेजेस 5 क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ूं? इसका मतलब क्या है, मैं वो जो 5 पेजेस के लिए 1600 पेजेस पढ़ूंगा, वो मैं किसी और सब्जेक्ट में डाल दूंगा, वो इतनी एनर्जी, उस सब्जेक्ट में भी मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो हमें जो प्लान बनाना है वो प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो रियलिस्टिक प्लान के लिए क्या है कि आपने देखना है कि भाई अगर आपके पढ़े से 75% क्वेश्चन आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, दैट मींस आपके नोट्स अच्छे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। क्लियर? तो ये हमारे सब्जेक्ट की रेंज है। 8वां सब्जेक्ट कौन सा है? करंट अफेयर, जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया गत वर्षों में, क्योंकि करंट अफेयर से 15 से 20 सवाल आ रहे हैं। टारगेट क्या होगा? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग मैगजीन आ रही है, उन मैगजीन में कोई खामी नहीं है, प्रॉब्लम है वो मैगजीन पतली है। क्योंकि वो मैगजीन पतली है तो उनमें से करंट अफेयर आएंगे, लेकिन इन 20 में से 3 आएंगे या 4 आएंगे। सिविल स्टैप की मैगजीन हैवी है, मोटी है, लेकिन वो इंश्योर करती है कि इसमें से फिर से 12 से 15 सवाल, अगर 20 क्वेश्चन है
तो 60 से 75% उसी में से आ जाएगा। 100 मैं क्लेम नहीं करता, नहीं आता हमारे में से भी। अगर हमारी जो सबसे मोटी मैगजीन है, जो मार्केट में किसी भी मैगजीन से 3 गुना ज्यादा मोटी मैगजीन है, तो उसमें से भी 70%, 60%, 75% पेपर आ रहा है, तो मींस उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट लिमिट। तो आप जिन मैगजीन, सिविल साहब की मैगजीन फ्री है, पूरी तरीके से रिलाई कीजिए, हैवी है लेकिन इंश्योर करेगी मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे यहां से, राइट। तो ये जो है हमारे सिलेबस का मोटा मोटा सिलेबस, ये हमारे सामने जनरल स्टडीज का रखा गया है। साथ ही साथ अभी पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा, खास तौर पे पिछले साल सी सेट का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। ये टफ होने की वजह क्या थी? रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। इसके लिए मैं अलग से एक पूरा डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी सेट, राइट। तो उसको जो है आप लोगों ने ध्यान से देखना, उसमें मैं डिटेल में स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सी सेट, अभी शब्द क्या लिख लो? इट इज मोर ऑफ अ पेपर हैंडलिंग rather than it is a paper handling rather than aptitude. It's not an aptitude, it's a paper handling. If you will learn how to attempt the paper in a better way, you can easily qualify the examination, but at least you should know how to attempt the paper. So it's more of a paper handling, right? उसका एक डिटेल प्लान बनाऊंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें स्नाइपर्स डालूंगा। देखो ये क्वेश्चन में ये आसान था, इसको पकड़ना था, इसको पकड़ना था, क्योंकि मोटा मोटा सी सेट इज जस्ट अबाउट scoring 66 marks out of 200, that is just 33%। कोई पेपर कितना भी कठिन हो जाए, 33% उसमें हर व्यक्ति ला सकता है। तो हमें छांटना पड़ेगा कि 33% लाने का तरीका क्या है। सेम सेट ऑफ नॉलेज, इसलिए मैं एग्जामिनेशन को क्या बोलता हूं? These are the examination of performance rather than these are not the examination of only knowledge. Knowledge can help you to qualify the examination, but up to a certain extent. Knowledge केवल ज्ञानवर्धन नहीं है। नॉलेज एग्जामिनेशन केवल ज्ञान का एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें आपको तरीके से भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको केवल नॉलेज इसमें काम नहीं आएगी, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने चलना है। तो अभी प्रॉपर सिलेबस पे दृष्टि, तो आपने जो भी रिसोर्सेज पढ़े हैं, जो भी किताबें पढ़े हैं, बहुत है, कोई टेंशन मतलब एटलीस्ट आपने पढ़ी है किताब। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज पेपर में जो कि 2.5 महीना बचा है, मई और जून जो है ना, 75 दिन के आसपास पढ़े हैं, तो इसमें से ऐसा मैं मानता हूं कि आपने तकरीबन जो है सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट किया हो। अब हम सेकंड स्टेज में आते हैं, जिसमें मैं बोलता हूं आपने सिलेबस को एनरिच करना है। तो अब सेकंड स्टेज क्या है? हमने कॉम्प्रिहेंसिव करना है कि आपके पढ़े में से सब कुछ आ जाए। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड करना है। तीसरा, कंटेंट एनरिचमेंट करनी है। कंटेंट एनरिचमेंट की 2 स्टेजेस हैं, इन 2 स्टेजेस का ध्यान रखना। ये स्टेज 1 एंड स्टेज 2, 2 स्टेजेस में है। देखो प्रोसेस बता देता हूं, नॉट नेसेसरली आपने इसको फॉलो करना है। जब आपने अभी तक ये सब करने के लिए आपने नोट्स मेकिंग कर ली थी, तो नोट्स मेकिंग जो कि पिछली स्टेज में करी, तो नोट्स मेकिंग जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो बेसिक लेवल पूरा हो चुका है, जिसमें आपने सिलेबस को कंप्लीट किया। मान लीजिए, मैं ऐसा मान के चलता हूं, आपने जी उदाहरण के तौर पे आपने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ ली, आपने मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको लगता है यार इससे जो है 75% पेपर तो नहीं आ रहा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता हूं, हाँ 50% आ रहा है, 25% का गैप कहां से फिल होगा? इस 25, देखो सिंपल फंडा क्या है, सवाल पेपर में 100 आएंगे, 100 में से 50 आपके पढ़े से आएंगे, 25 के लिए आपको कंटेंट एनरिचमेंट करना पड़ेगा। 25 से 30 क्वेश्चन का कंटेंट एनरिच। तो मैं ये 25 से 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो वेरी टफ हैं, जो रैंडम हैं, जो कहीं से भी नहीं आएंगे, हमारे नोट से भी नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं 100% हमारे नोट से नहीं आएगा पेपर। लेकिन ये संख्या में कितना है? 15 से 20%। क्योंकि ये 15 से 20% है, इसको छोड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर आप 75 क्वेश्चन को टारगेट करते हो, कट ऑफ कितनी है? 100। ये टफ पेपर था 100 कट ऑफ का, और सीट्स भी कम थी तो इतनी हाई गई। अगर और टाइम सीट्स ज्यादा होती तो ये कट ऑफ 95 के पास, 92 के पास भी आ जाती। तो हमने क्या किया, हमने 150 मार्क्स का आपसे अटेम्प्ट करवा दिया 100 कट ऑफ में। सिंपल फंडा, कुछ गलत होंगे, सही होंगे, फिर भी 120 मार्क्स आएंगे। तो कंटेंट एनरिचमेंट हमें यहां पे करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेज क्या है? अब आपके नोट्स बेसिक लेवल पे, इनको एनहेंस करने का तरीका निकालना है। मैंने एक तरीका निकालना है, मेरा तरीका ठीक है, ये तरीका ये रिलायबल है। तरीका क्या है? अब इसके बाद आपने जब बेसिक नोट्स बनाए थे, इसके अंदर क्या डाल दी? एनसीईआरटी डाल दी। इसके अंदर क्या डाल दी?
स्टैंडर्ड बुक्स डाल दी, या जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे थे उनका कंटेंट मटेरियल डाल दिया, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा। क्लियर? ये 50% को केटर कर रहा है। तो बेसिक लेवल किसको कर रहा है? 50% को केटर कर रहा है। इसमें से 50% पेपर आएगा। 50% से आपका पेपर क्लियर नहीं होता है, आपको लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एनरिचमेंट, एनरिचमेंट का मैंने तरीका क्या है? एमसीक्यू सॉल्व करो, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो। कहां से आएंगे? यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एचपीएएस पीवाईक्यू, स्टेट पीसीएस पीवाईक्यू, अलग अलग स्टेट के, एसएससी कई बार क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल आता है ना, एसएससी के पीवाईक्यू। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो सेलेक्ट, है ना, इन सारे एरियाज के, और साथ में करो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके लिए क्या किया हम लोगों ने? मैंने एक प्रोसेस बनाया। इसका प्रोसेस क्या था? मैंने कहा जी हम लोग किताबें बना रहे हैं, इन किताबों में 7 बुक्स हैं। इन बुक्स के अंदर ये ऑनलाइन ऑर्डर हो जाती है। 7 बुक्स के अंदर 5500 एमसीक्यूज हैं। किस किस के? 7 सब्जेक्ट, 7 बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड एचपीजीके। इन 7 किताबों आप इनसे ऑर्डर कर सकते हो। इनकी ब्यूटी क्या है? प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज ये बुक है। पॉलिटी की बुक है, शुरू होगा जी प्रीएम्बल के साथ, है ना जी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, ऐसे ही मॉडर्न इंडिया शुरू होगा, कमिंग एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। उसके बाद अलग एरा जो आएगा कि 1857 से पहले जितना भी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसके अंदर क्या चल रहा था। उसके बाद किस तरह से जो है ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आते हैं, उनके पूरे हाथ में साम्राज्य आ जाता है। उसके बाद वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आते हैं और कैसे 1857 की क्रांति होती है। फिर मेकिंग ऑफ द मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग ऑफ द कांग्रेस, अवेकनिंग ऑफ इंडिया, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो इस तरीके से चलेगा। फिर मॉडरेट का एरा, फिर एक्सट्रीमिस्ट का एरा, है ना। तो अलग अलग इस तरह से चलेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू कैटेगराइज किए हुए, अच्छे लेवल के रखे, आसान नहीं रखा कुछ भी, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो इससे क्या हो रहा है आपका, जो मैंने लिखा नोट्स में और डेप्थ बढ़ रही है। तो सेकंड स्टेज किस चीज की होती है? डेप्थ की होती है। सेकंड स्टेज में क्या करोगे? मान लीजिए इन, देखो सिंपल फंडा मैंने पहले भी बताया था, 5500 एमसीक्यू में से मैं मानता हूं आपको 3000 आते थे, 2500 या 2500 नहीं आते थे। ये जो 2500 नहीं आते थे, ये आपकी क्या है? न्यू नॉलेज है, नया ज्ञान। ये लिखते चले जाओ, ये नया ज्ञान है। ये नया ज्ञान क्या होगा? आज आपने एमसीक्यू को सॉल्व किया, आपने क्या किया? जैसे ही एमसीक्यू को सॉल्व किया, इन एमसीक्यू को क्या किया? अपने नोट्स में लिखो, इनकॉर्पोरेट कर लो। इनकॉर्पोरेट करते ही क्या हो गए? नोट्स एनरिच हो गए, और क्या हो गए? कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें नई वैल्यू आ गई ना, तो जो इसमें 2500 क्वेश्चन का ज्ञान मिसिंग था आ गया, और वो ज्ञान अलग से नहीं लिखा, उन्हीं नोट्स में लिखा जो नोट्स आपने बनाए थे। तो ये क्या हो गए? सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं। ये काम आपने करना है। नॉट नेसेसरी ऐसा नहीं सिविल से आपकी किताबें लेनी है। आप मार्केट में जाओ, आपको लगे यार, वहां खड़े हो जाओ बुक शॉपकीपर पे, आप देखो यार दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, मुरनाल की यूपीएससी की पीवाईक्यू आती है। ऐसे ही एचएस की, मेरे ध्यान में तो नहीं है एचएस की कोई पीवाईक्यू, अगर अवेलेबल है तो उसको परचेज कर लो। तो ऐसी मल्टीपल बुक्स आपको लेके रख लो एमसीक्यू की, खूब एमसीक्यू करो। सिंपल फंडा क्या है? 10,000 एमसीक्यू करो तो आपके चांसेस ब्राइट होते हैं, गारंटी कोई नहीं है, ब्राइट होंगे 10,000 एमसीक्यू से, क्योंकि आपके पढ़े में से भी आएगा, प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो ये सेकंड स्टेज है जिसमें कंटेंट को एनरिच करने का काम करना है। इस चीज का बहुत आपने ख्याल करना है, राइट। थर्ड स्टेज देखो, अब आपके क्या हो गए? ये करना आसान नहीं है ना, मैं टाइम टेबल भी बनाऊंगा, ये करना आसान नहीं है। तीसरा काम क्या होगा? जब आपने कहा चलो अब यार असेसमेंट करके देखते हैं कि मेरी तैयारी का स्तर क्या है, तो असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट में क्या है? अटेम्प्ट पेपर, ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन अटेम्प्ट पेपर। देखो अब क्या होगा, किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आपको पता ही है कितनी सारी जो है इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं हिमाचल में, चाहे सिविल स्टाफ या किसी की भी कर लो। पेपर का क्या सिंपल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहे हमारी ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन बेटर होती है, चाहे हमारी कर लो, कहीं की भी कर लो। पेपर का प्रिंट आउट निकालो, एक एनवायरनमेंट में जाके, लाइब्रेरी में बैठ के, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो उनकी क्लासरूम में जाके, जहां और बच्चे भी टेस्ट दे रहे हो, उस एनवायरनमेंट में टेस्ट दो जिस एनवायरनमेंट में पेपर दिया जाता है। साथ में ओएमआर लिखो, 2 घंटे का टाइमर निकालो और उस पेपर को अटेम्प्ट करो। जब आप उस पेपर को अटेम्प्ट करोगे तब आपको अपनी रियल असेसमेंट पता चलेगी। सब्जेक्ट वाइज हर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पहले कुछ सेक्शनल टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद फुल लेंथ होते हैं। तो देखो आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक पड़ रहा है। देखो कि पॉलिटी में जो है आपने 100 में से 75 अटेम्प्ट किए थे, उन 75 में से कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, तो ये चीजें जो है आपने देखनी है।
तो इस तरह से जो है आपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, फिर उससे अपनी असेसमेंट करनी है। पॉलिटी कमजोर पड़ रही है, पॉलिटी मेरे पढ़े में से नहीं आ रही, मेरे को कॉल करो, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। हर किसी का इंडिविजुअल यहाँ पे बनेगा। तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपनी रियल पिक्चर पता चलती है, उससे पहले रियल पिक्चर पता नहीं चलती है। तैयारी बेसिक लेवल पे सेकंड स्टेज पे होती है। पहली स्टेज जब आप बुक्स को पढ़ते हो और बेसिक नोट्स बनाते हो, सेकंड स्टेज जब आप एनरिच करते हो, थर्ड स्टेज जब आप अपनी असेसमेंट करते हो। तो असेसमेंट में मेरे को एग्जैक्टली पता चलता है आप कितने पानी में हो। अदरवाइज आप आके बोलोगे कि मैंने 3 साल से तैयारी करी, मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं है मेरे हाथ में कि यार कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ये असेसमेंट के बाद मैं आपके रियल असेसमेंट कर पाता हूं और आपको बता पाता हूं कि कहां पे फिक्सिंग की जरूरत है, कहां पे रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। ये मैं तभी कर पाता हूं जब मेरे पास पे डेटा होगा। तो मार्क्स इज इटसेल्फ अ डेटा, तो मुझे डेटा आप लोगों को देना पड़ेगा। मैट्रिक्स बनवाता हूं मैं प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले बच्चों को। उस मैट्रिक्स से मैं कहता हूं हाँ यार ये सब्जेक्ट कमजोर पड़ रहा है, इसमें ये वैल्यू एडिशन कर लो। फिर क्वेश्चंस चेक करता हूं पेपर में कि किस नेचर के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कि आसान गलत हो रहे हैं, पढ़े से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सारी असेसमेंट के बाद जो है फाइनली मुझे आपके बारे में पता चल पाता है। क्लियर? तो ये 3 स्टेजेस हम लोगों ने करनी है। इसी के लिए जैसे असेसमेंट बेटर करने के लिए और ज्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं। तो हमने एक टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुई है कल संडे को 14 तारीख को, उसमें 49 टेस्ट हैं। इन 49 में से 39 जीएस के हैं और 10 जो हैं सी सेट के हैं। इनमें क्या है, जो जीएस के टेस्ट हैं इनके अंदर 100 क्वेश्चन ईच है, तो 3900 एमसीक्यू यहां पर है। सी सेट के अंदर 1000 एमसीक्यू यहां पर है। तो ये जो 3900 एमसीक्यू हैं, जो पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर 5500 एमसीक्यू थे, तो ये 39 वहां पे ऐड हो जाते हैं, जो कि फिगर बनता है कि 5500 प्लस 3900। तो ये तरीका है हम अपनी नॉलेज को ऐड करने का। तो तकरीबन तकरीबन आप 84,100 सीक्यू के टारगेट तक पहुंच जाते हो। इसी के साथ साथ हमारे YouTube चैनल पे रोज सुबह 10:15 बजे लाइव एमसीक्यू की क्लास चलती है, उसको भी आप लोगों ने अटेंड करनी है ताकि आप और ज्यादा नॉलेज में वैल्यू ऐड कर पाओ। तो ये एक तरीका है रियलिस्टिकली तैयारी करने का, सही पैसेज है। इसमें क्या करें, हर स्टेज को कवर करें, हम रेंज पे काम करें, हम फिर कंटेंट को अपग्रेड करें, तो सीढ़ी नुमा है सारी तैयारी। तो ये डायग्राम आप अपने सामने अब बना लो। अब आप जो अभी तक मैंने आपको समझाया, आपको अब वो बात समझ आ रही होगी। पहली स्टेज बेसिक नोट्स, तो बेसिक नोट्स क्या टारगेट पूरा कर रहे हैं, रेंज कवर कर रहे हैं। स्टेज टू क्या कवर करते हैं, एनरिचमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव जा रहे हैं। ये साथ में रेंज को भी इंक्रीज कर, सॉरी डेप्थ को भी इंक्रीज कर रहे हैं और नोट्स को पिरो के एक जगह पे सेंट्रलाइज करें। ये सब क्यों कर रहे हैं, हम अपने कंटेंट के अंदर डेप्थ, यहां से आपका 25% पेपर आएगा, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। यहां से आपका 50% पेपर आसान आता है। उस आसान पेपर से एक बेस मिलता है, पिलर मिलता है। अगर 100 कट ऑफ है तो आप 60-70 नंबर तक ले आओगे, उसके ऊपर जो 30-40 नंबर चाहिए वो यहां से आएंगे। इसके अलावा जो है थर्ड स्टेज आती है, जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसमें परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ती है, असेसमेंट करनी पड़ती है। तो असेसमेंट करने का तरीका क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट की डिटेल्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, इससे आपको अपनी असेसमेंट होती है, परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो ये परफॉर्म करना सिखाता है, सिली मिस्टेक को धीरे धीरे खत्म कर देता है। टेस्ट सीरीज दोगे तो जब भी आप टेस्ट देने बैठोगे तो आप क्या करोगे, अपने दिमाग पे जोर डालोगे, इंफॉर्मेशन को दोबारा से याद करने का प्रयास करोगे। जब दोबारा से याद करने का प्रयास करोगे तो आप एक रिकॉल एबिलिटी होती है उस पर ध्यान दोगे। जब एक बार आपने कोई चीज रिकॉल कर ली, जैसे कई बार ना आप पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करते हो, आप सोचते यार कॉलेज में क्या हुआ होगा, अदरवाइज आप डे टू डे लाइफ में बैठे तो आपके दिमाग में तो है वो मेमोरी में, लेकिन कॉन्शियस वे में नहीं है, वो दबी हुई है मेमोरी। आपको नहीं पता कि कॉलेज का पहला दिन कैसा होगा, रैंडमली नहीं आप उसके बारे में सोचे। लेकिन जिस दिन मैं बोलूंगा यार आप अपने स्कूल का पहला दिन याद करो, नए स्कूल का पहला दिन आपको याद होता है हमेशा, क्योंकि बड़ा स्ट्रेस वाला टाइम होता है। कॉलेज का पहला दिन याद होता है आपको, तो जब आप रिकॉलेबिलिटी को याद करते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो बार बार टेस्ट देने से क्या होता है, आपके कंटेंट जो आपने पिछले 1.5-2 साल में अपने दिमाग में भरा है वो दब गया है, वो कॉन्शियस माइंड में ऊपर की तरफ परकुलेट करके आ जाता है। उसके बाद जो है आप उसको इजीली पेपर के दिन भी रिकॉल कर पाते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जिस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, तभी मैं कहता हूं कि पेपर हमेशा हॉल में बैठ के दो या अपने एनवायरनमेंट से बाहर आके दो। आपने देखा होगा अगर पेपर आपने एग्जामिनेशन में 75 क्वेश्चन किए थे, उस 75 में से 50 करेक्ट थे और 25 इनकरेक्ट थे, तो आप घर आके उस पेपर को सॉल्व करो। पहले तो आप 80 क्वेश्चन कर लोगे और आप उसमें से 65 घर पे सॉल्व करोगे, केवल 15 जो है इनकरेक्ट करोगे। ये घर में आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट आती है। तो ये एग्जामिनेशन क्या है, स्ट्रेस में परफॉर्म करना है।
ब्यूरोक्रेट ने क्या है, स्ट्रेस में परफॉर्म करना है। अगर डीएसपी हो, एसडीएम हो, स्ट्रेस है, पॉलिटिकल है, पीपल स्ट्रेस है, 50 तरह का स्ट्रेस है उसके अंदर, वहां परफॉर्म करना है। तो ये पेपर आपको इस प्रकार के स्ट्रेस को बियर करने के लिए तैयार कर रहा है। क्लियर? तो ये आपको धीरे धीरे आपके अंदर जो है क्वालिटीज को ऐड ऑन करता है, आपके अंदर समझदारी लाता है, ग्रेविटी लाता है, पेशेंस लाता है। तो ये पेपर पूरा इस तरह से ऊपर की दिशा में आपको लेके जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस कुछ इस तरह से बना लो ताकि जब भी आप तैयारी करो आपको क्लैरिटी हो, 3 महीने बाद मेरे को अगली स्टेज में जाना है, 2 महीने बाद मेरे को उसके बाद अगली स्टेज में आना है। तो स्टेज नुमा आपको इस तैयारी के बारे में पता करेगा। क्लियर? तो ये एक मेरे नजर में एक सटीक तरीका होता है तैयारी करने का। इसी के साथ साथ जैसा मैंने बोला सी सेट के लिए मैं एक मोटी मोटी बात बता देता हूं, एचपीजी के, सी सेट और साथ ही साथ जो है आपका करंट अफेयर, ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, इनके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे को एक बात बताओ, फिर मैं जो है इन 3 एरियाज को भी एक एक करके पिक कर लेता हूं। बताइए अभी तक किसी का कोई सवाल? देखो एचपीजी के काफी ज्यादा रिलायबल है, आप टाइप भी कर सकते हो और बोल के भी बोल सकते हो अपने सवाल को। एचपीजी के जैसे मैंने बोला कि 15 से 20 सवाल आएंगे और 75% आपके पढ़े में से आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। एचपीजीके के अंदर क्या है, इसका एक तासीर है, डेट इज फैक्चुअल। मैं कई बार बोल चुका हूं, फैक्चुअल है और बहुत डिटेल्ड में एचपीजीके पढ़ना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे भी रेंज बहुत ज्यादा है, बलोखरा देख चुके हो, तो मींस टाइम टेकिंग है। दूसरा इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है कि याद नहीं होता, फैक्चुअल है, राजा के नाम बहुत सारे हैं, डेट्स बहुत ज्यादा है, बहुत करीबी ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, एक एक डेट प्रिसाइजली याद होनी चाहिए। तो मींस डेप्थ भी अच्छी खासी है, प्रिसीजन डिमांड करता है। ये दोनों चीजें एचपीजीके को टफ बनाती है कि ना तो सिलेबस कंप्लीट होता है तो वो याद नहीं होता है। तो इन दोनों को ही कवर करने का तरीका है कि पहले बेसिक नोट्स बनाओ और दूसरे लेवल पे बहुत ज्यादा एमसीक्यू करो ताकि आप चीजों को याद भी कर पाओ। और नोट्स क्रिस्प बनाने हैं, हमेशा याद रखना। तो इसका सिंपल है, क्रिस्प नोट्स, रिपीटेड रिवीजन, डेली बेसिस में सुबह उठते ही आधा घंटा रटो इसको। तीसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस, यही इसका रामबाण है, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर? तो ये एक तरीका एचपीजीके के लिए मैंने निकाला है। इस स्टेज में इसको तोड़ दो, आपके सामने लिखा होगा, पढ़ा रहेगा, तो आप जो है इस तरीके से कर पाओगे इसको। क्लियर? नहीं तो जनरली हमें पता नहीं चलता कि एचपीजीके में क्वेश्चन गलत तो हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्या आपके नोट्स में से पेपर नहीं आ रहा है तो क्या याद नहीं आ रहा, याद भी आ रहा है तो क्या सिली मिस्टेक कर दे रहे हैं उसमें। तो ये तीनों लेवल को केटर कर लेगा। तो मींस पढ़े में से आए और गलत ना हो, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी के लिए हम लोगों ने एक अलग से एचपीजीके की एमसीक्यू की किताब मैंने लॉन्च करवाई थी। इसके अंदर अगर मैं सही हूं, यहाँ पे 900 एमसीक्यू इसके अंदर दिए गए हैं। 900 एमसीक्यू आर इक्विवेलेंट टू 2000 एमसीक्यू, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड है। वो जो है हल्की किताबें नहीं आती सिंगल लाइनर, वैसे नहीं है, टफ एमसीक्यू, किसी में 4 स्टेटमेंट भी है, 3 भी है, 2 भी है, राइट। तो ऐसे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो 900 एमसीक्यू हैं जो 2-2,500 क्वेश्चन के बराबर हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, इसको फॉलो कर लो एचपीजीके में, राइट। तो ये आपके इस किताब से ही एचपीजीके में कंटेंट एनरिचमेंट हो जाएगी। ऑलरेडी अगर आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड। अच्छा, एचपीजीके का कोई सेंट्रलाइज कंटेंट का सोर्स नहीं है, तो सिविल टाइप की एचपीजीके की प्रीलिम्स की किताब आती है, उसको फिर ऑर्डर कर दो, एचपीजीके प्रीलिम्स वाली किताब। ये आपके लिए ठीक हेल्पफुल साबित होती है, एचपीजीके प्रीलिम्स की किताब। क्लियर? हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री एचपीजीके प्रीलिम्स की किताब अगर आप लेते हो, आई गेस 800 की है, उसके अंदर एचपीजीके एमसीक्यू की हम कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? तो ये काम आप लोगों ने करना है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें, जिसको मेरे को लगता है कि आप लोगों को कठिनाई इसके अंदर आती है, जो कि है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर के अंदर क्या करना है, करंट अफेयर के साथ भी प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में करंट अफेयर की रेंज बहुत बढ़ गई है। हमारी मैगजीन में ऑलरेडी 19 कैटेगरीज हैं इसके अंदर करंट अफेयर की। इन 19 कैटेगरीज को रेंज बहुत ज्यादा है। 100 पेजेस की मैगजीन है हमारी, जिसको अभी हम अगले महीने से क्रिस्प कर देंगे। साथ ही साथ क्या है, ये भी बहुत फैक्चुअल है। तो दोनों का तरीका क्या है, क्रिस्प नोट्स साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये चीज आसान है। आपने क्या करना है, सिविल स्टैप की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम देखो क्या है, www, नीचे लिंक में भी मिल जाएगा, civilstephimacal.com।
यहाँ पे चले जाना, इसके नीचे करंट अफेयर मंथली मैगजीन का पोर्शन होगा, हिंदी में चाहिए हिंदी में ले लो, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले लो। इन मैगजीन को खोलना है, डाउनलोड करना है। 2 मैगजीन है, एक मैगजीन प्रीलिम्स की, एक मैगजीन में 250 एमसीक्यू है मंथली बेसिस पे, दोनों को डाउनलोड करो। करंट अफेयर को पढ़ो, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर पढ़ो, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो। कौन से महीने से करंट अफेयर पढ़ना है? अक्टूबर ऑनवर्ड पढ़ना है। एक साल का करंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपने पुराना पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे। तो नया करंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछले 9 महीने 12 महीने में से भी मेरा ऐसा मानना है, पिछले कुछ पेपर को देखते हुए, जो रीसेंट 9 मंथ है और उसमें भी जो रीसेंट 3 मंथ है, वो करंट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने सारा ये कैलकुलेशन किया है, पुराने पेपर को एनालाइज किया है। लास्ट के 3 महीने फरवरी ऑनवर्ड जो करंट अफेयर है इस साल के 2024 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फरवरी ऑनवर्ड करंट ज्यादा आएगा संख्या में। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन आखिरी के 3 महीनों से आएंगे, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 मई तक, ये 3 महीनों के सबसे ज्यादा करंट पूछे जाएंगे। उससे पुराने करंट अफेयर की वेटेज कम होगी, राइट। इसलिए मैं और पुराने करंट अफेयर को कह रहा हूं कि 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे, उसको छोड़ना है तो आप छोड़ के भी जा सकते हो। तो ये तरीका करंट अफेयर के लिए मेरे दृष्टिकोण में बहुत सटीक रहता है। लास्ट पोर्शन देखो, लास्ट पोर्शन है जी आपका सी सेट कैसा हो। सी सेट के लिए मैंने मोटा मोटा बताया, टाइम टेबल जो है, सॉरी, पेपर हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। पेपर हैंडलिंग का मतलब क्या है कि सी सेट आपके पढ़े में से भी आता है। हम क्या गलती करते हैं, ध्यान से सुना, हम क्या गलती करते हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, लिखो सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब है आपका सेट था सेट बी और आपने शुरू कर दिया रीजनिंग से और करते चले जाएं। उसके आपका सेट था ए, उसमें आई थी पहले मैथ्स, आपने करना शुरू कर दिया। पेपर बहुत स्मार्टली बना होता है, पेपर 50% इजी होता है और 25% मॉडरेट होता है और बाकी का 25% टफ होता है। पेपर की नंबरिंग इतनी स्मार्टली की जाती है कि हैंडलिंग सिखा रहे हैं ना आपको, ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको कठिन परिस्थितियों में ये देखना है कि आसान चीजें कहां से हैं। तो आपने क्या देखना, 25% जो टफ है, पेपर कैसे बनाया जाता है, देखो कितनी समझदारी से। 35 सवाल रीजनिंग के आए, 35 में से मान लो 25% सवाल टफ थे। 25 कितना हो गया 35 का, तकरीबन 8% सवाल जो है इसमें टफ थे। 8 सवाल जो टफ थे वो शुरू में 8 डाल दिए जाएंगे, फिर मॉडरेट डाल दिए जाएंगे, फिर जो है 16 सवाल इजी डाले जाएंगे। ये समझदारी से पेपर अरेंज किया जाता है। आप क्या करोगे, ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, आप कहोगे आधा घंटा हो गया, 8 में से एक भी सवाल नहीं हुआ, अगला आधा घंटा हुआ, 8 में से 3 ही सवाल हो गए, आप हो जाओगे पैनिक। ये चाहे मैथ्स में कर लो, मैथ्स में भी यही है कि मैथ्स में अगर 35 सवाल आने हैं तो उसमें से 8 वेरी टफ, 8 मॉडरेट एंड 16 इजी। तो मोटा मोटा ये बाइफर्केशन हम लेके चल रहे हैं। तो हर बार क्या करोगे, आपने देख रहा है रीजनिंग आपने शुरू का आधा घंटा लगाया, एक भी सवाल नहीं, अगले आधे घंटे में 8 में से 6 सवाल कर भी लिए मान लीजिए, आपको लगेगा ये तो बहुत टाइम ले रही, छोड़ो इसको। जब आसान सवाल शुरू होने का टाइम है आपने छोड़ दिया, आपने क्या किया, आपने इमीडिएटली मैथ्स में स्विच किया, मैथ्स में भी सीक्वेंशियल शुरू हो गए, आपने क्या फिर से वहां आधा घंटा लूज कर दिया मुश्किल सवाल करने में। तो हर बार उन्होंने स्मार्टली पेपर कैसे डिजाइन किया, टफ क्वेश्चन ऊपर की तरफ रखे गए हैं। आपने समझदारी क्या करनी है, जस्ट आपको इसमें 33% मार्क्स लाने हैं। 50% तो इजी क्वेश्चन थे, ढूंढो इसमें जो आपको टाइम लगाना है, सर्च फॉर इजी क्वेश्चन लिखो। हैंडलिंग का मतलब है सर्च फॉर इजी क्वेश्चन। ये आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर 3 इयर्स के पेपर को उठाना है और यही प्रैक्टिस करनी 3 इयर्स पेपर्स को। अगर आपको लगता है कि अगर आप ये करने में सक्षम हो जाते हो और 100 नंबर 90 नंबर ले आते हो तो आपको सी सेट की कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, आपका सी सेट काबू में आ चुका है। आपने क्या करना है, आसान हल्के सवाल को उठाना है इरिस्पेक्टिव ऑफ पेपर। हैंडलिंग क्या करनी है, देखो हैंडलिंग के अंदर सी सेट के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट आवर, पहला घंटा, फर्स्ट आवर में क्या करना है, लुक फॉर इजी क्वेश्चन, लुक फॉर इजी क्वेश्चन। तो जैसे ही पेपर मिला, शुरू के 5 मिनट में आपने पेन को हाथ भी नहीं लगाना, आपने सरसरी नजर 100 के 100 सवालों में 5 मिनट में डाल देना है, यार आया कैसा है। आसान सवाल को लोकेट करो, लोकेट इजी क्वेश्चन, लोकेट फॉर इजी क्वेश्चन इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स। आपने देखना मेरा फेवरेट है रीजनिंग, पहले मैं रीजनिंग के सबसे हल्के सवाल उठा के अगले 15-20 मिनट में कम से कम 6-7 हल्के सवाल उठा लो। अगर आप पहले घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर ले रहे हो, 35 में से मैंने माना है 35 कर ले रहे हो, आपका पेपर कभी नहीं निकले खराब होगा। 35 में से क्योंकि आपके 100% श्योर थे, आपके 33 क्वेश्चन सही हो गए तो 66 मार्क्स आए।
2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके मोटा मोटा 6 में से 2 नंबर और चले गए, तो कुछ भी नहीं गए। 64 मार्क्स का गेन है, कट ऑफ है 66, पहले घंटे में 64 नंबर कमा चुके हो। क्यों? आपने 35 कौन से किए? 6 इंग्लिश के कर लिए, 20 मैथ्स के कर लिए, 10 रीजनिंग के कर लिए, हल्के सवाल हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े उठा लिए, आपने अपना बेस बना लिया। अब आते हैं सेकंड आर में। जो सेकंड आर है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, इसी से ही पेपर कम तैयारी में निकल जाता है, बहुत स्पीड की जरूरत नहीं है। सेकंड आर में आपने हाथ डालना है मॉडरेट क्वेश्चन में। मॉडरेट, आपने सी सेट में सिंपल फंडा किया, नेगेटिव नहीं करने। मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन क्या है? आपने देखा रीजनिंग के मैंने 10 सवाल तो कर लिए आसान, अच्छा अगले 10 मॉडरेट पे हाथ डाल के देख लेते हैं कितने निकलते हैं। आपने रीजनिंग को 20 मिनट एलोकेट किया, इंग्लिश तो फटाफट हो जाता है, इंग्लिश को दो लास्ट के 10 मिनट, 25 मिनट रीजनिंग, 25 मिनट मैथ्स। 25 में से आपने 5 ही सवाल किए, 1 मिनट 5 मिनट में 1 क्वेश्चन किया, 25 मिनट में 5 किए, क्योंकि ये टफ थे, ये ना मॉडरेट थे। आप मैथ्स में भी क्या कर रहे हो? 25 में से 5 मॉडरेट सवाल कर रहे हो। इंग्लिश में आपने 10 मिनट में 2 ही किए, तो आपने नए क्वेश्चन कितने किए? 12। इन क्वेश्चन में से 10 करेक्ट हो गए और 2 इनकरेक्ट हो गए। 2 इनकरेक्ट में 2 मार्क्स लूज हो गए, और 10 करेक्ट के अंदर, वैसे 2 नहीं है, ये 1.5 बनता है, लेकिन मैंने राउंड ऑफ कर रखा है। 10 करेक्ट में आपने 20 मार्क्स गेन कर लिए। ओवरऑल मार्क्स कितने आ गए? 84। 64 प्लस 20, बिना खास मेहनत किए सी सेट में, जस्ट टू हैंडल द पेपर। तो सी सेट इज पेपर हैंडलिंग। पहला और दूसरा घंटे को मैनेज कर जाओ, पेपर निकलता है, निकलते हुए देखा है मैंने। क्लियर? तो ये एक तरीका है। इस तरीके से अगर आप देखोगे, आपने पूरे जीएस के अंदर रेंज कवर करी है, आपने एचपी जीके का एक प्लान बना लिया, आपने करंट अफेयर का एक प्लान बना लिया, आपने जीएस के सब्जेक्ट का एक प्लान बना लिया, दूसरा आपने सी सेट को हैंडल करना सीख लिया। एक पिरामिड में बना रहा हूं, ये पिरामिड बना लो। इस पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ मार्क्स। पिरामिड ऑफ मार्क्स, ये पिरामिड ऑफ मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर क्या है, एक बेस लेके चलना है। बेस में क्या है? जीएस की मैं बात कर रहा हूं, बेस के अंदर क्या है? जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट आपको हमेशा ज्यादा मार्क्स देते हैं, तो जनरल स्टडीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन संख्या में 60 से 65 आएंगे। अगर ये आप 45 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी संख्या है। ये क्वेश्चन जनरली इजी टू मॉडरेट ज्यादा होते हैं, होते टफ भी हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के मैक्सिमम यहां देखने को मिलेंगे। तो आपने 65 में से 45 क्वेश्चन कर लिए, 45 क्वेश्चन का मार्क्स है मतलब है 90 मार्क्स आपने जीएस से कमा लिए। अब आया जी एचपी जीके की बारी। एचपी जीके के लिए आपने क्या किया? एचपी जीके के लिए आपने, ये देखो पिरामिड बन रहा है ना, एचपी जीके के आए जी 20 क्वेश्चन। आपको नहीं आते थे 20 क्वेश्चन, आपने कितने किए? आपने किए जी 12। 12 आपने किए जी 15। 15 में से 12 करेक्ट हो गए, 3 इनकरेक्ट हो गए। 12 करेक्ट का मतलब है 24 नंबर मिल गए, और 3 इनकरेक्ट का मतलब है 2 मार्क्स माइनस में हो गए, तो टोटल 22 मार्क्स यहां पे कमा लिए। फिर आए जी तीसरा पोर्शन जिसका नाम था करंट अफेयर। ये पिरामिड बना लो। करंट अफेयर में से मान लीजिए 15 क्वेश्चन आए थे, इन 15 में से आपने जो है 8 क्वेश्चन करेक्ट किए और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर लिए। आपको 11 ही आते थे, 15 में से 4 तो आपने सुने भी नहीं थे। 8 सही मतलब 16, 3 इनकरेक्ट मतलब -2, राइट? ये कैलकुलेशन की इससे ले लिया, तो 14 नंबर का गेन। नेट मार्क्स देखो, नेट मार्क्स, नेट मार्क्स ये आपको पिरामिड बना के ऐसे मार्क्स जिनका कई बार से नहीं हो रहा, उनको समझ आएगा कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उनको इस तरह से अपने मार्क्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। और बहुत बड़ी संख्या है, मैं ऐसा मान रहा हूं 98.5% बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं, तो उसमें से आप भी बहुत सारी संख्या में बैठे हो। तो आप ये समझे कि आपने जीएस में कितना गेन किया। देखो 45 क्वेश्चन किए थे, हम रियलिस्टिकली हटाते हैं, 40 करेक्ट हो गए और 5 इनकरेक्ट हो गए। 40 करेक्ट होते ही कितने हो गए? 80 मार्क्स। देखो सीधा 10 मार्क्स का लॉस हो गया ना गलत होते ही। और 5 करेक्ट का मतलब है, मान लो मोटा मोटा वैसे तो 4 से कम होता है, 4 मार्क्स का लॉस, तो नेट है 76 मार्क्स। तो 76 मार्क्स आपने यहां से कमा लिए। एचपीजीके से कितने कमाए थे? 22 नंबर। करंट अफेयर से कितने कमाए थे? 14 नंबर। टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? 76 प्लस 14 90, 90 प्लस 12 112 मार्क्स। पेपर कितना भी टफ हो, 112 मार्क्स कमा रहे हो। आपके टाइम पे तो इस बार तो सीट भी ज्यादा है, 26 सीट है। पिछले साल सीट कितनी थी? 16 सीट थी, जिसमें से 11 जो है भरी गई है, 7 भरी गई है ना। 11 सीट थी, 7 भरी गई हैं, तो पिछली बार सीट्स कम थी, उसके प्रोपोर्शनेटली प्रीलिम्स में कम बच्चे। सेम पेपर अगर मैंने बताया ना इस साल जैसा पेपर आया था वैसा ही पेपर आपके टाइम पे आ जाए तो कट ऑफ 92 और 95 में चली जाएगी। तो 112 मार्क्स ला रहे हो, डिसेंट मार्क्स है, बहुत हाई स्कोर है, 100 से तो बहुत आगे है।
तो ऐसे टफ पेपर में भी 112 मार्क्स कम नहीं होते हैं, कट ऑफ निकलेगी। लेकिन प्लान बनाना पड़ेगा यार, कहां से कितने मार्क्स गेन करने हैं। इस प्लान ऑफ एक्शन, देखो जीएस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जीएस जो है मैक्सिमम पिरामिड का बेस बना के देता है, ये पेपर को क्लियर कराने के लिए बेस। एचपी के और करंट अफेयर चेरी ऑन द टॉप है, थोड़े थोड़े मार्क्स गेन करेगा और आपको कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा। तो आपने रेंज और डेप्थ दोनों के ऊपर काम करना है। तो ये एक सटीक प्लान ऑफ एक्शन है जिससे पेपर निकलता है, राइट। अब इसके बाद मेरे को जो भी डाउट है आप लोगों के पूछ लीजिए, यहां तक जो है मैंने अपनी बात बोलनी थी वो बोल दी है। सिंपल है अरिका, जैसा मैंने बोला था एचपीजी के नोट्स बना लिए हैं, उन नोट्स को डेली 1 घंटे रिवाइज करो और एमसीक्यू करो। एमसीक्यू के लिए सिविल टाइप की भी किताब पकड़ लो, नहीं पसंद है सिविल टाइप की, जिस भी एकेडमी पे आपका विश्वास है उनकी किताब को उठाओ एमसीक्यू की और सॉल्व करो, जरूर बेनिफिट होगा, राइट। इसका सिंपल फंडा है, रिपीटेड रिवीजन प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन, एमसी सॉल्विंग एमसीक्यू बुक। क्लियर, यही एक तरीका है, सेम गोज फॉर करंट अफेयर। चलो इसके अलावा बताओ और किसी का कोई डाउट। इसके अलावा जैसे हम लोगों का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज से ही शुरू हुआ था, 1 से 6 बजे तक डेली 5 घंटे की लाइव क्लासेस है, उसका आज ही मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को 6-7 मिनट का वीडियो है, गो थ्रू कर लो, आप देख लो आपके लिए अगर वो अप्रोप्रिएट साबित होता है तो वो क्रैश कोर्स पर्सनली मैं बहुत सजेस्ट करता हूं। जिन बच्चों का कई टाइम से प्रीलिम्स पेपर फंसा हुआ है, उनकी रेंज में भी दिक्कत है, डेप्थ में भी दिक्कत है, वो क्रैश कोर्स इन दो समस्या को, रेंज डेप्थ को कवर करता है, असेसमेंट करवाता है क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज इनकॉर्पोरेट करिए, साथ में उसमें 1400 एमसीक्यू एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं क्लास टेस्ट के तौर पे। तो उस 1400 को मिला के जो हमारी फिगर 8400 थी वो 10,000 पे पहुंच जाती है। क्लियर, तो वो भी एक बहुत अच्छा है। रजनी, वैसे रियलिस्टिकली बताओ, चांसेस आर वेरी वेरी ब्लीक, स्टिल आई सजेस्ट यू द क्रैश कोर्स, क्योंकि ऑल दो चांसेस आर वेरी ब्लीक, लेकिन उस क्रैश कोर्स के माध्यम से क्या होगा कि आप आगे के लिए बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। बट स्टिल बिफोर ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स डू कॉल मी टुमारो, क्योंकि मेरे को ना आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा, एकेडमी कैसा है, 10th में मार्क्स कितने हैं, 12th में मार्क्स कितने हैं, ग्रेजुएशन में क्या क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या, ताकि मेरे को ना आपके एक्सपोजर का लेवल पता चले और आपके एकेडमिक, आपकी सिंसेरिटी। देखो किसी के 90% आते हैं उसका इंटेलिजेंट मतलब नहीं है, इसका मतलब सिंसेरिटी है। तो मुझे पता चल जाएगा अगर आपके 70% आ रहे हैं तो आपके लिए क्या मॉडल रहेगा पढ़ाई का, जिसके 90% आ रहे हैं उसके लिए क्या अलग से मॉडल रहेगा। तो सिंपल क्या है, हमें ना पर्सनलाइज्ड वे में चीजों को देखना पड़ेगा, मेरा एक प्लान सबके लिए फिट नहीं हो सकता और ये होता भी नहीं है, तो इसलिए एक बार आपको मेरे को कॉल करना पड़ेगा। विशाल, एचपीएस 2025 बैच बच्चे, इसकी तो बिल्कुल अलग बात हो गई ना, तो ये कल करना। अब मेरे को रजनी एक बार कॉल करना, मार्क्स अच्छे हैं लेकिन मेरे को प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। ललित, मैंने ना सिस्टमेटिकली स्टडी मटेरियल को यूज करने का तरीका जैसे मैंने ये भी बता दिया है। पहली स्टेज, अगर इसी इसी लेक्चर को जो मैंने आज लिया है इसी को हमारे मटेरियल के दृष्टिकोण में, जो कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैंने लिखा है कि तैयारी करो और क्लियर करो। सिंपल क्या है, जो पहली स्टेज है ना उसमें हमारी हमारी ये किताबों की, जिसको बिल्कुल खुद तैयारी करनी है, एक किताबों का सेट है 10,500 का है, लेकिन 23 किताबें हैं, इन 23 में से 7 किताबें एमसीक्यू की हैं, 4 किताबें मेंस की हैं जो कि मेंस आंसर राइटिंग की, जिसमें 1000 मेंस के क्वेश्चन है, और मैं गारंटी लेता हूं कि 50 to 60% इसमें से 100% पेपर आएगा। उसके अलावा इसके अंदर 12 किताबें वो हैं जो कि जनरल बुक्स हैं, जैसे आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते हो, तो हमारी अपना स्टडी मटेरियल जो मल्टीपल सोर्सेज से कंसोलिडेट करके हमने एक ही जगह पे सेंट्रलाइज कर दिया, वो 12 किताबें इसमें हैं। तो 12 + 7 + 4 इस तरह से किताबों का सेट बना है। तो ये स्टडी मटेरियल को फॉलो कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा, ये सिस्टमेटिकली स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए हम अपने आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, हमारी ऐप में एक कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका नाम है बिगिनर्स पैकेज। बिगिनर्स पैकेज के अंदर आपको यह समझ आ जाएगा कि तैयारी को कैसे सिस्टमेटिकली करना है, जैसे ललित ने बोला। तो उसमें मैंने 10 वीडियो डाले, तभी मैंने बोला हर किसी पे मैंने आधे आधे घंटे का वीडियो डाला है। तो 10 वीडियो डाले हैं कि 1-1.5 साल के अंदर की तैयारी करनी है, तो ये 10 वीडियो हैं जिनके थ्रू आप तैयारी को परस्यू कर सकते हो। तो ये कर लीजिए आप अभी, राइट। टाइम टेबल, रजनी रिया, टाइम टेबल के लिए मेरा यूट्यूब वाला कोर्स देख लो, वीडियो देख लो, जिसमें क्योंकि डिटेल है, वो 7 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे तैयारी होगी। इसी के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी हमने टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, उसके थ्रू भी आप टाइम टेबल देख सकते हो, राइट। बता दिए करंट अफेयर को डेली आपने क्या देना है,
3 घंटे अगर 0 से है तो 3 घंटे करंट अफेयर को दो, अक्टूबर से करंट अफेयर को पिक करो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे करंट अफेयर को कवर किए जाएं, क्या है ना, एचपीएस 2024 के लिए। उसका तरीका है कि करंट अफेयर में अक्टूबर के महीने की मैगजीन उठाई, 19 थीम है, सोसाइटी है ना, सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पेस, है ना, डिफेंस, इस तरह की थीम्स है। अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, है ना, डेज टू रिमेंबर, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, 19 थीम है। हर थीम के आपने 2-2 पेजेस के नोट्स बनाने, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी। तो इस तरीके से नोट्स बनाने शुरू कर दो करंट अफेयर के, वो बहुत कामयाब होंगे, उनमें से आपका पेपर फंसेगा। चलिए और बताओ, और कोई किसी का कोई डाउट? देखो तैयारी ना टफ है, ये तैयारी में मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ जो आप लोग वेबिनार में आए, क्योंकि वेबिनार से जरूर कुछ सीखने को मिलता है। चाहे 1 घंटे का वेबिनार है, आपको कोई एक ही बात इसमें से काम की लगी, लेकिन उस एक बात ने आपके 2 साल बचा लिए, तो इसलिए ये वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो जिस तरह से तैयारी को करते हैं उस तरीके को अडेप्ट नहीं करना चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए वो क्या करते हैं, फीडबैक के लिए ओपन नहीं है। दीज वेबिनार आर काइंड ऑफ अ फीडबैक ऑन योर प्रिपरेशन। तो वो फीडबैक को लेके ओपन नहीं होने लगेगा। स्टेटस क्यों, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, वो बदलने की नहीं है, हम एक जैसा रहना चाहते हैं, चाहे हम गलत कर रहे हो लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं है। तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। इसलिए आप समझो, अगर कोई 5 साल तैयारी करने के बाद पेपर क्वालिफाई नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो ओपन टू फीडबैक नहीं है। तो मैक्सिमम लोग पेपर में जो नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं और अपने करियर खराब कर रहे हैं, वो मेहनती बच्चे, मतलब मेहनती हैं, प्रॉब्लम इज विद द फीडबैक, वो फीडबैक को लेके ऊपर नहीं है, इसलिए फंस गए हैं लेवल पे आके, राइट। क्लास के बाद कांटेक्ट मत करो, क्योंकि मेरी आगे फिर क्लासेस है 8 बजे तक, तो मैं अभी ऑक्यूपाइड हो जाऊंगा 6 बजे के बाद। आप मुझे कल सुबह 11 बजे के बाद जब मर्जी कॉल कर लो। ल्यूसेंट के अंदर डेप्थ कम है ना, अच्छी किताब है, क्विक रिवीजन के लिए है, बहुत कंटेंट मिसिंग है, लेकिन मैं ठीक किताब उसको मानता हूं, एचएस के लिए नहीं मानता। पटवारी लेवल का पेपर देना उसके लिए ठीक है। जिसकी भैया नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है, उसका पेपर नहीं निकल सकता विनीत, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है इस पेपर को निकालना। क्लियर। नोट्स बनाने का तरीका मैंने बिगनर्स पैकेज में, हाउ टू मेक नोट्स, उसी तरीके से नोट्स बनेंगे तो शायद कुछ चांसेस हैं कि पेपर निकल जाए। देखो सिंपल फंड, विनीत नंबर दे देता हूं, इस बार 0.001% बच्चों ने क्वालिफाई किया जिनकी रैंक आई है, बाकियों की नहीं आई है। क्लियर। तो आप इन 99.999% बच्चों में हो, क्योंकि वो उनमें से भी जो है 50% बच्चे नोट्स नहीं बनाते, राइट। तो इस चीज पे ध्यान रखना। हम लोग YouTube पे कभी पढ़ाएंगे, वैसे तो क्रैश कोर्स जो मैंने बोला था ललित, हमने क्रैश कोर्स में ये करंट अफेयर पढ़ाने हैं, है ना, तो वहां पे ये पेड कोर्स के अंदर सिस्टमेटिकली थीम वाइज ही पढ़ाएंगे। क्लियर, तो वहां पे हो जाएगा ये। और बताइए किसका क्या डाउट है? तो इसी तरीके से आप तैयारी को कीजिए, है ना, हेजिटेट मत करो डाउट पूछने में। अगर आपको लगता है यार पर्सनल है, यहाँ सबके आगे नहीं पूछना है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, हमारा ऑफिशियल नंबर है ऑलरेडी आप लोगों के पास ना, मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लो। थोड़ा सा पेंडेंसी चल रही है आजकल मेरे एंड पे, मैं कहीं छुट्टियों पे बाहर भी था, तो 3-4 दिन कई लोगों से बात नहीं हो पाई मेरे से, तो इस नंबर पे मेरे को आप कांटेक्ट कर लो। क्लियर, तो इससे आपको पर्सनलाइज वे में, जैसे रजनी है, कई लोगों के कुछ पर्सनल इशू थे, तो वो बात कर लेंगे, तो वो मैं पर्सनलाइज वे में ज़्यादा बता पाऊंगा, राइट। चलो, ये जो है सुजाता, हाउ कैन आई रिपीट अ 1 आवर सेमिनार, है ना, आप बिल्कुल 7 बजे ज्वाइन करोगे 6 बजे के सेमिनार में, तो ये कैसे कवर हो जाएगा आप बताओ। तो ये वेबिनार जो मैंने लिया है, मैं बात कर लेता हूँ आईटी टीम से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं, तो इसका वीडियो जो रिकॉर्ड किया गया है, कोशिश करते हैं आपके ग्रुप्स के अंदर, जिस भी ग्रुप में हो, चाहे आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें जो है ये वेबिनार जो आज मैंने लिया इसको शेयर कर दिया जाए। क्लियर। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।